स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। CBI और इंटरपोल का एक जॉइंट ऑपरेशन होता है और इस ऑपरेशन को ग्राउंड पर एग्जीक्यूट करती है ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की सिक्योरिटी एजेंसीज, जिसके बाद 25 सालों से करीबन भाग रहे फरार अंडरवर्ल्ड के डॉन नंबर 2 छोटा राजन को पकड़ लिया जाता है। आखिर कैसे इस ऑपरेशन को प्लान किया गया था, कैसे भारत की एजेंसीज को पता चला 25 सालों के बाद छोटा राजन की लोकेशन के बारे में, कैसे बाली की इंडोनेशिया की पुलिस ने उसे पहचाना था, पकड़ा था, राजन की वो कौन सी गलती थी जिसके बाद वो पकड़ा गया, और आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों भाग रहा था छोटा राजन, क्या थी ये वजह, कैसे बैंकॉक और ऑस्ट्रेलिया में उसके ऊपर लगातार हमले हुए, दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन का स्प्लिट अचानक से क्यों हो गया। सारी चीज़ें आज आपको इस एपिसोड में पता चलने वाली हैं। हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के, खासकर CBI और इंटरपोल के जो एक जॉइंट ऑपरेशन रहा, इसके बारे में आपको आज डिटेल में जानकारी मिलेगी कि कैसे इंडिया मोस्ट वांटेड छोटा राजन को पकड़ा गया था। कमेंट बॉक्स में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा और अपने कमेंट्स जो हैं, आपकी जो राय हैं, वो भी दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है साल 1960 से। महाराष्ट्र में एक सतारा जगह है और सतारा के पास एक लोनार गांव है। तो इसी लोनार गांव में एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में जन्म हुआ था छोटा राजन का। अब छोटा राजन असली नाम नहीं था, असली नाम था राजेंद्र निखलजे। तो राजेंद्र निखलजे का ये पूरा परिवार जो था, पहले लोनार गांव में रहता था, लेकिन समय के साथ ये लोग आगे शिफ्ट हुए और फिर मुंबई आ जाते हैं। मुंबई के अंदर चेंबूर में तिलक नगर के अंदर इनका एक घर होता है, वहाँ पे ही रहने लगते हैं। छोटा राजन का बचपन से ही पढ़ाई में क्योंकि मन नहीं था, 5वीं क्लास तक उसने पढ़ाई की, उसके बाद ये स्कूल छोड़ देता है। अब क्योंकि उस समय पर मुंबई के अंदर जिस तरह से क्राइम और अंडरवर्ल्ड लगातार पनप रहे थे, बढ़ रहे थे, तो वही सब जो गैंगबाज थे उनकी संगत छोटा राजन को मिल जाती है, यानी कि राजेंद्र निखलजे को मिल जाती है। और उसी के चलते वो एक गैंग था चेंबूर में, जहाँ पे वो रहता था, उसी इलाके के अंदर, उसे ज्वाइन कर लेता है। ये गैंग था एक गैंगस्टर जगदीश शर्मा का ये जो गैंग, उसको जब इसने ज्वाइन किया तो यहाँ पे कई सारे ये लोग हफ्ता वसूली करते थे, कई जगह से एक्सटॉर्शन भी करते थे, छोटा मोटा एक्सटॉर्शन भी यहाँ पे जगदीश शर्मा का गिरोह करता था। इसी के तहत करीबन 19 साल की उम्र थी छोटा राजन की जब उसने ब्लैक में टिकट बेचना शुरू कर दिया इसी जगदीश शर्मा गैंग के साथ में। कहाँ पे? सहकार सिनेमा में। चेंबूर में सहकार सिनेमा था, वहीं पर छोटा राजन ब्लैक में टिकट बेचने लगा। 1982 आता है और 1982 में एक और बहुत बड़ा गैंगस्टर था, बड़ा राजन जिसका नाम था। अब असल में यहाँ से आपको पता चलेगा कि छोटा राजन का ये नाम जो है वो कैसे पड़ा है। तो असल में ये नाम पहले बड़ा राजन हुआ करता था, एक गैंगस्टर का, बहुत बड़ा गैंगस्टर था 1982 में। असली नाम उसका था राजन नायर। तिलक नगर, चेंबूर, घाटकोपर, ये जितने भी एरियाज़ थे, यहाँ पे अपना गैंग चलाता था। और ख़ासकर बड़ी बात ये थी कि वो एक बहुत बड़े नामी डॉन, अंडरवर्ल्ड डॉन वरदराजन मुदालियर के लिए काम करता था। वरदराजन मुदालियर वही जो 3 लोगों का नाम आता है मुंबई अंडरवर्ल्ड को बनाने में, हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन। तो वरदराजन के लिए वो काम करता था। उसने छोटा राजन को हैंडपिक किया, बड़ा राजन जो ये पूरा गैंग चलाता था उसने। यहाँ से छोटा राजन ने जब इस गैंग को ज्वाइन किया है तो उसने बड़ा राजन के लिए इस गैंग के लिए काफ़ी सारे काम किए। इनफैक्ट आप ये देखिए कि बड़ा राजन जो इस गैंग का लीडर था, उसकी जब हत्या कर दी गई थी एक गैंगस्टर अब्दुल कुंजू के द्वारा, तो छोटा राजन ही था जो अब्दुल कुंजू के पीछे पड़ गया था। करीबन 4 साल तक उसकी रेकी करता रहा, हर बार उस पर अटैम्प्ट करता था, मारने के प्रयास करता था। लेकिन 4 साल बाद उसने 1986 में जाके अब्दुल कुंजू को, चेंबूर में ही एक प्लेग्राउंड था क्रिकेट, वहाँ पे वो खेल रहा था, तो वहाँ पे जाके मारा है। ये सब चीज़ें जब उसने की थी, इस बीच में उसने एक अटैम्प्ट किया था अब्दुल कुंजू को मारने के लिए छोटा राजन ने, कि हॉस्पिटल में बैठा हुआ था, प्लास्टर लिए हाथ में, उस प्लास्टर के अंदर एक पिस्तौल थी। तो ये एक पूरा प्लान था उसका अब्दुल कुंजू को मारने का उस हॉस्पिटल के अंदर। ये प्लान खैर वहाँ से फेल हो गया था क्योंकि कुंजू वहाँ से भाग गया, लेकिन इस प्लान ने दाऊद इब्राहिम की नज़र को खींच लिया था। दाऊद इब्राहिम उस समय पर एक यंग और बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ गैंगस्टर था इस पूरे मुंबई क्राइम का। तो यहाँ पे दाऊद इब्राहिम की जब नज़र पड़ी छोटा राजन पे, तो यही वो समय था जब अब्दुल कुंजू के मर्डर के प्रिपरेशन के दौरान ही दाऊद इब्राहिम ने इसको अपने साथ में ले लिया, छोटा राजन को। दाऊद गैंग में जब एंट्री हुई तो दाऊद के लिए छोटा राजन ने काफ़ी सारे काम किए। आप ये देखिए कि जो पठान गैंग, दाऊद का एक राइवल गैंग था, करीम लाला का जो गैंग हुआ करता था, तो उसको करीम लाला ने अपने एक बहुत ही क्लोजेस्ट अपने रिलेटिव समद खान को दिया था। समद खान उस गैंग को चलाता था, उसकी समद खान की डी कंपनी से, दाऊद इब्राहिम के गैंग से बहुत बड़ी दुश्मनी रहती थी। तो उस समद खान को मारने के पूरा जो काम था, जो पूरा प्लॉटिंग थी, वो सब भी छोटा राजन का काम था। दाऊद ने उसी को वो काम दिया था, तो उसने समद खान का मर्डर किया। इसके बाद अशोक जोशी, एक लास्ट गैंग बचा था दाऊद इब्राहिम के कंपटीशन में, उसको ख़त्म किया। छोटा राजन की एक चीज़ जो थी, जो दाऊद को बहुत भाती थी, वो थी ये बहुत अच्छे शार्प शूटर्स को चुनता था। उसको बहुत
बारीकी से वो उनको देखता था और समझ लेता था कि ये शार्प शूटर सही रहेगा और ये नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें उसकी अच्छी थी। लेकिन अब ये जो समय आया 87-86 के आसपास में ही, जब दाऊद इब्राहिम दुबई गए तो उसने अपने राइट हैंड छोटा शकील को पहले नहीं बुलाया, उसने छोटा राजन को पहले दुबई बुलाया। दुबई जब ये गया है छोटा राजन, तो वहाँ पे उसने दाऊद के साथ में उसका पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनाया डी कंपनी का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल सामने ये खड़ा होता है कि आखिर जब सब कुछ ठीक चल रहा था इन लोगों के बीच में, तो इसके बाद ये दुश्मनी अचानक से जो स्प्लिट हुआ है कि राजन और दाऊद एक दूसरे के कट्टर जानी दुश्मन बन गए, ये आखिर कैसे आया, अब इसके बारे में आपको बताते हैं। तो देखा जाए तो छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के बीच में जो स्प्लिट आया, इसके बारे में राजन का कहना है, उसने कई बार इस तरह के स्टेटमेंट्स भी दिए थे कि 93 बॉम्ब ब्लास्ट जो कराया था, मुंबई ब्लास्ट, दाऊद इब्राहिम ने, तो इसकी वजह से इसके बाद वो दाऊद इब्राहिम के विरोध में हो गया था, क्योंकि उसने एंटी इंडिया एक्टिविटी की थी, उसने एंटी नेशनल काम किया था, देश के विरोध में काम किया था। इस वजह से 93 का जो बॉम्ब ब्लास्ट था उसके बाद छोटा राजन अलग हुआ है डी कंपनी से। लेकिन थोड़ा सा पीछे अगर जाएँ 2 साल, तो 91 में शूट आउट एट लोखंडवाला हुआ था, और शूट आउट एट लोखंडवाला जब ये एनकाउंटर हुआ था, तब से ही दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी थी, आने लगी थी। इस बात की पुष्टि बाद में इस तरह से होती है कि राजन ने खुद ये बताया था एक चैनल को, उसने खुद ये कहा था जब ये मूवी आई थी शूट आउट एट लोखंडवाला, तब उसने ये इंटरव्यू में बताया था कि वो जो 5 गैंगस्टर्स मारे गए थे, जिसमें माया डोलस था, दिलीप बुआ था, बाकी और 3 लोग थे, राजू पुजारी, अशोक नतकर्णी, तो ये सब जो लोग थे जो उस एनकाउंटर में मारे गए थे, ये सब राजन ने कहा था कि वो उसके आदमी थे। और दाऊद इब्राहिम ने उसे कमज़ोर करने के लिए उसके टॉप 5 शार्प शूटर्स जो थे मुंबई के अंदर जो ऑपरेट करते थे, राजन के करीबी थी, राजन के कहने पर काम करते थे वो डी कंपनी के लिए काम करने वाले, लेकिन राजन के ज़्यादा करीबी थे। तो इस वजह से सिर्फ राजन को कमज़ोर करने के लिए दाऊद इब्राहिम ने पुलिस को एक टिप दी थी, और उसके बाद पुलिस ने एनकाउंटर किया था। ये सब चीज़ें खैर बातें सामने आती हैं। तो ये सामने दिखता है बखूबी के 91 से ही इन दोनों के बीच में जो डिवाइड था, जो रिफ्ट थी, वो आ चुकी थी। खैर इसमें एक एंगल हसीना पार्कर का भी सामने आता है, एक नॉवल है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है हुसैन जैदी साहब की। तो उसमें ये बताया गया है कि हसीना पार्कर दाऊद इब्राहिम की जो बहन थी, उसके हस्बैंड का मर्डर कर दिया गया था, और उसके बाद में उसका जो रिवेंज था वो छोटा राजन लेने में बहुत देरी कर रहा था, जिसकी वजह से दाऊद ने वो काम दूसरे लोगों को दिया, उन लोगों ने बखूबी जल्दी से जल्दी उस काम को करके दिया, और यहीं से दाऊद इब्राहिम का भरोसा छोटा राजन से उठने लगा था कि ये इससे बेहतर बाकी लोग काम कर सकते हैं। तो ये भी एक एंगल सामने आता है। खैर डी कंपनी से अलग होने के बाद में छोटा राजन लगातार भागता है। वो दुबई से निकला, दुबई से निकलने के बाद कभी बैंकॉक, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी इंडोनेशिया, यहाँ से वहाँ भागता रहा, सीक्रेट अपने हाइडआउट्स पे, बेसिस पे छुपता रहा, सेफ हाउसेस में रहता रहा, कभी अपने जो गैंग के लोग थे, जो लोग बाहर सेटल थे, उन लोगों के घर में रहता था। तो ये सब चीज़ें थी। इस बीच में सीबीआई ने 95 में ही, आप देखें 93 में ये लोग अलग हुए हैं, और 2 साल के बाद 1995 जुलाई के महीने में सीबीआई ने रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर दिया था छोटा राजन के ऊपर, मुंबई पुलिस की रिक्वेस्ट पर। क्योंकि मुंबई पुलिस के उस समय पे जो कमिश्नर थे धनंजय कुलकर्णी, उन्होंने भी ये बताया है कि मुंबई पुलिस 78 केसेस छोटा राजन के अगेंस्ट हैं, जिन पर प्रोब लगातार कर रही है, जांच कर रही है। तो इस वजह से मुंबई पुलिस की रिक्वेस्ट पर छोटा राजन के ऊपर एक रेड कॉर्नर नोटिस जुलाई 1995 में इशू हो जाता है। तो अब हमारी एजेंसीज तो मुंबई पुलिस और सीबीआई छोटा राजन के पीछे थी, उसको लगातार ट्रेस कर रही थी, लेकिन दाऊद इब्राहिम भी था अब जो लगातार छोटा राजन को ट्रेस भी करता था, उसके पीछे भी लग चुका था। साल 2000 आता है, 5 साल यहाँ से निकले, साल 2000 आया, डी कंपनी को खबर लगी कि छोटा राजन जो है वो बैंकॉक में छुपा हुआ है। बात सही भी थी, छोटा राजन उस समय पर 15 सितंबर 2000, साल 2000 का जो दिन था, बैंकॉक में था, और बैंकॉक में उसका एक दोस्त रोहित वर्मा उसके फ्लैट पर मौजूद था, चरण कोट, सुकुमवित सोई, बैंकॉक, ये पूरा एड्रेस था। तो यहाँ पर छोटा राजन मौजूद है, इसकी खबर लग जाती है डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को। छोटा शकील इस पूरे काम की जिम्मेदारी लेता है, और छोटे शकील ने ये काम पूरा दिया शरद शेट्टी को। डी कंपनी का एक बहुत ही बड़ा ड्रेडेड क्रिमिनल था, गैंगस्टर था, तो शरद शेट्टी के पास ये पूरा काम दिया जाता है। इस पूरे अटैक की प्लानिंग राजन के ऊपर जो करना है वो शरद शेट्टी के दुबई के रेजिडेंस पर ही हुई थी, जो उसका फ्लैट था दुबई में, वहाँ पे इसकी पूरी प्लानिंग होती है। और इसका काम जो था, फाइनल जो शार्प शूटर्स जाएंगे आगे छोटा राजन के ऊपर अटैक करने के लिए बैंकॉक में, इस जगह पर, सुकुमवित सोई जगह पर, तो यहाँ पे इसके लिए मुन्ना जिंगाड़ा और बाकी 2 और लोग थे, इन लोगों को ये पूरा काम दिया जाता है शरद शेट्टी के द्वारा। अब ये दिन आता है 15 सितंबर साल 2000, छोटा राजन बैंकॉक में उसी फ्लैट पर था रोहित वर्मा के। ये जो शार्प शूटर्स थे, इनकी प्लानिंग ये थी कि ये पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय के गेटअप में उस
फ्लैट के अंदर, उस घर के अंदर रोहित वर्मा के दाखिल होंगे, उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग करेंगे। इसी तरह की चीज़ इन्होंने की। बैंकॉक के उस अपार्टमेंट में जहाँ पे ये रहता था और छुपा हुआ था छोटा राजन, वहाँ पे ये लोग पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की तरह एंटर करते हैं। जैसे ही गेट खुलता है अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। मल्टीपल शॉट फायर किए जाते हैं और इसमें जो छोटा राजन था, एक गोली उसको लगती है। बताया जाता है कि घायल हुआ था यहाँ पे वो, लेकिन फिर भी भाग गया। लेकिन इसमें जान किसकी गई? रोहित वर्मा की और उसकी वाइफ की। वो दोनों ही यहाँ पे मारे गए। छोटा राजन यहाँ से भाग जाता है, भागने में कामयाब हो जाता है। अब साल 2003 आता है और अब तक 3 साल गुजर चुके थे जब पहला अटैक हुआ था 2000 में छोटा राजन के ऊपर। इन 3 सालों में छोटा राजन अलग अलग जगह पर छुपा, लेकिन अब वो ये भी जान चुका था कि उसके ऊपर अटैक कराया किसने था और जो शार्प शूटर थे वो किसने भेजे थे। तो नाम सामने आया था शरद शेट्टी। शरद शेट्टी ने मुन्ना जिंगाड़ा को भेजा था ये सब शूट आउट के लिए, अटैक करने के लिए छोटा राजन के ऊपर। तो अब बारी थी राजन की रिटेलिएट करने की। राजन ने इस बार, क्योंकि गैंग वॉर है, वो इसी तरह से काम करती है, एक बार एक गैंग दूसरे पर अटैक करेगा, फिर दूसरा उस गैंग पर अटैक करेगा। तो यही चीज़ है। छोटा राजन के 2 बहुत ही क्लोज एट, रवि और विमल, ये दोनों बहुत ही क्लोजेस्ट और इनफैक्ट राजन के गैंग के बहुत ही टॉप मेंबर, इन दोनों ने प्लान बनाया। विमल इसका मास्टरमाइंड था, रवि और विमल में से। इन्होंने एक प्लान बनाया कि शरद शेट्टी की किलिंग की जाएगी, उसको मारा जाएगा। शरद शेट्टी का इनको ये पता था कि रेजिडेंस दुबई में है, दुबई में वो रहता है। रेकी कराई, ये पता किया गया कि वो कब कहाँ पे जाता है। तो पता चला कि एक क्लब है दुबई का, वहाँ पे शरद शेट्टी जाके बैठता है। इसी के बाद शरद शेट्टी को एक पब्लिक शूट आउट किया जाता है दुबई में। दुबई शार्प शूटर भेजे जाते हैं और उस क्लब के अंदर, दुबई क्लब में, वहाँ पे शरद शेट्टी को मार दिया जाता है। राजन अपना रिवेंज ले चुका था, लेकिन ये जो गैंग वॉर है ये कभी रुकती नहीं है। इसको ये तभी रुकेगी जब पुलिस इंटरवीन करके, या तो दोनों ही गैंग एक दूसरे के लोगों को मार देंगे या पुलिस इंटरवीन करके दोनों गैंगस्टर्स को, दोनों गैंग को ख़त्म करेगी। तो अब यहाँ पे गैंग वॉर जो थी वो शुरू हो चुकी थी। इस बीच में राजन शरद शेट्टी को मारने के बाद भी उसने अपने हाइडआउट्स चेंज किए, यहाँ से वहाँ गायब रहा। लोगों को नहीं पता होता था कि वो कहाँ पे है। लेकिन इस बीच कुछ खबरें ऐसी आती हैं कि इंडियन एजेंसीज़ ने छोटा राजन की मदद ली दाऊद इब्राहिम के इन्फॉर्मेशन, उसकी खबरें निकलवाने के लिए, उसके पूरे सिंडिकेट की कि उसके ऑपरेशंस कैसे चलते हैं यूएई के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर और यूनाइटेड किंगडम में, किस तरह से वो यूके में काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें निकलवाने के लिए, उसका हवाला सिस्टम कैसे काम करता है, बेटिंग ऑपरेशंस, फेक करेंसी बिजनेस किस तरह से काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें, इसकी इन्फॉर्मेशन छोटा राजन ने इंडियन एजेंसीज़ को दी हैं। ये रिपोर्ट्स आती हैं। दाऊद को हर तरह से लगातार कमज़ोर करना चाहता छोटा राजन, और शायद यही वजह रही कि उसने इंडियन एजेंसीज़ का साथ दिया यहाँ पे। लेकिन खुद राजन भी अपने गैंग को कमज़ोर करता जा रहा था। हो क्या रहा था, इसकी वजह थी इनसफिशिएंट पेमेंट फॉर टास्क। जो भी काम वो उन्हें देता था अपने गैंग के लोगों को, लड़कों को, उनको पूरा उस पर पेमेंट नहीं मिलता था। 2 गैंग मेंबर्स जिन्होंने मेल टुडे से बात की थी छोटा राजन गैंग के, उन्होंने ये कहा था इसके गैंग के बारे में, छोटा राजन के, कि उसका डाउनफॉल जो है वो तब स्टार्ट हुआ जब उसके क्लोज एसोसिएट्स के बीच में मतभेद होने लगे। और ये मतभेद इसलिए होते थे क्योंकि जो भी काम हमें मिलता था उसके लिए हमें अच्छा पैसा मिलता नहीं था। हमारी ज़रूरतें हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, तो हमें उसके लिए पैसा ठीक ठाक मिलता नहीं था। उनका एक स्टेटमेंट था जो कि बहुत ही ज़्यादा चला था सुर्खियों में, कि वी वर ऑल वर्किंग फॉर जय हिंद। हम सभी जय हिंद के लिए काम कर रहे थे, लेकिन मनी जो थी, जो पैसा था, वो राजन की वीकनेस था। और उसने कभी भी एंटायर अमाउंट किसी को भी पे नहीं किया। अगर कोई असाइनमेंट, कोई टास्क दिया गया है किसी को, तो उसको पूरा पैसा नहीं दिया जाता था, आधा पैसा पहले दे के फिर बाद में पैसा लटका दिया जाता था। इस तरह की चीज़ें भी सामने आई। इसकी वजह से टीम के अंदर जो गैंग था छोटा राजन का, उसमें क्रैक्स आने लगे, लोग जाने लगे यहाँ से, डिफरेंसेस क्रिएट होने लगे, और इसी सब ने राजन के गैंग को कमज़ोर भी कर दिया था। खैर, यहाँ से अब कई साल निकल जाते हैं, 2015 आ जाता है। आप देखिए, जो पहला अटैक हुआ उसके बाद 15 साल करीबन निकल गए। 2015 आया और अब तक जो छोटा राजन का गैंग था वो और ज़्यादा कमज़ोर होता गया था, छोटा होता गया था, लोग जा रहे थे यहाँ से। यहाँ पे अब इस गैंग में छोटा राजन, क्योंकि लगातार छुप ही रहा था दुनिया में, यहाँ कभी वहाँ, इस तरह के जगह पे अलग अलग, मेनली ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, बैंकॉक। तो अब यहाँ पे इस समय पर वो साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया में छुपा हुआ था। इसकी खबर, इस बात की खबर सिर्फ कुछ ही लोगों को थी जो उसके बहुत ही क्लोज एसोसिएट थे। मुंबई में कुछ लोग ऐसे 1-2 उसके जो रहते थे, आते थे, उनको इस बात की सिर्फ खबर रहती थी। उसकी लोकेशन और किसी को नहीं पता होती थी। बहुत ही सिक्योर कम्युनिकेशन वो रखता था अपना, तो डिटेल्स उसके बारे में उसके क्लोजेट के अलावा कोई और नहीं जानता था। लेकिन यहाँ पे अचानक से एक दिन छोटा शकील के पास में एक खबर पहुँचती है और बताया जाता है कि सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के अंदर,
माफ़ कीजिएगा, न्यू कैसल ऑस्ट्रेलिया में छोटा राजन छुपा हुआ है। और ये मई 2015 की बात है जब शकील के पास ये खबर पहुंची है। उसकी लोकेशन यहाँ पे जो छोटा राजन की थी वो शकील को पता चल जाती है। शकील ने एक बार फिर से अपने शूटर्स को तैयार किया, क्योंकि ये जो रिवेंज है, गैंग वॉर है, वो दोनों तरफ से चल ही रहा था। डी कंपनी मारना चाहती है छोटा राजन को। एक बार फिर से फाइनल अटैक के लिए तैयार किया जाता है लोगों को। शकील ने इस बार बाला शेट्टी को ये काम दिया, एक और बहुत ही ड्रेडेड गैंगस्टर डी कंपनी का, उसको ये पूरा काम दिया जाता है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ये खबर पहुंची कैसे छोटा शकील तक। तो आपको बता दें, ये सारी जो डिटेल्स थी वो सबसे क्लोज जो दो लोग थे छोटा राजन के, रवि और विमल पाटेसर, वो दोनों जिन्होंने शरद शेट्टी की किलिंग की थी छोटा राजन के कहने पर, उन दोनों ने ही यहाँ पे सारी चीज़ें बताई थी छोटे शकील को। और ये दोनों वो लोग थे जो मुंबई में इसके पूरे हवाला ऑपरेशंस को मैनेज करते थे। तो इन्हीं लोगों ने इसकी पूरी खबर छोटा राजन की दी थी छोटे शकील को यहाँ पे दुबई पाकिस्तान में। लेकिन इन दोनों ने खबर छोटा राजन की दी क्यों, ये बड़ा सवाल था। तो आपको बताएं कि जो रिपोर्ट सामने आई उसके अकॉर्डिंग रवि और विमल जो थे मुंबई के चेंबूर में रहा करते थे, लेकिन ये अपना एक होटल दुबई में खोलना चाहते थे। और छोटे शकील तक जब ये बात पता चली तो शकील ने ऑफ़र किया हेल्प। उसने कहा कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा दुबई में ये इस तरह का तुम्हारा होटल खोलने के लिए, बस मुझे राजन के वेयर अबाउट्स बता दो कि वो है कहाँ पे। तो इसके बाद फाइनली ये कंफर्म किया जाता है, जो लोकेशन थी वो बताई जाती है छोटा राजन की छोटे शकील को इन दोनों के द्वारा। और उस लोकेशन को कंफर्म किया राजन के कुक ने, जो उसका शेफ़ था वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जहाँ पे वो रहता था, जिसका नाम था मितवा। तो मितवाक ने ये पूरा जो एड्रेस था वो सारी चीज़ें कंफर्म की कि हाँ छोटा राजन यहाँ पे मौजूद है। और उसने ये तक बताया कि छोटा राजन हर हफ्ते एक बार एक कैफ़े है जहाँ पे कॉफ़ी के लिए जाता है, खाने पीने के लिए जाता है। वो कैफ़े था कैफ़े सिडनी। तो इस कैफ़े के बारे में जब बताया गया तो यहाँ पे छोटा राजन की जो लेटेस्ट एक फ़ोटोग्राफ थी वो भी भेजी जाती है बाला शेट्टी को, जो ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट करने वाला था, शूटिंग एग्जीक्यूट करने वाला था छोटा राजन के ऊपर अटैक। तो उसको स्काइप के थ्रू एक फ़ोटोग्राफ, लेटेस्ट फ़ोटोग्राफ एकदम, वो भेजी जाती है। इसके बाद फाइनली वो दिन आता है जुलाई 2015 में, जब एक अटैक सिडनी कैफ़े के अंदर छोटा राजन के ऊपर प्लान हो चुका था। ये अटैक किया जाता है, स्टिल एक बहुत ही भयानक अटैक। इसके बाद भी छोटा राजन यहाँ से बच के निकल जाता है। आप देखिए हर बार ये बच रहा था, बच के निकल गया। ये जो अब अटैक हुआ था इस समय पर छोटा राजन ये समझ चुका था कि रियलाइज़ हो गया था उसको कि अब भागना उचित नहीं है, अब ये टाइम नहीं है इस तरह से भागते रहने का। अच्छा, इस समय पर आपको बता दें कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो थी वो भी लगातार ट्रैक कर रही थी छोटा राजन के मूवमेंट्स को। पिछले कुछ महीनों से लगातार उनको कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि वो समवेयर इन ऑस्ट्रेलिया ऑपरेट कर रहा है, कहीं पे ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट कर रहा है। लगातार ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज़ जो थी उनसे भी हमारी एजेंसी संपर्क में थी। और इसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई थी वो सब ऑस्ट्रेलिया की एजेंसीज़ को बताई जाती हैं। राजन के क्लोज एसोसिएट जितने भी थे, फरीद तनाशा और विकी मल्होत्रा, ये रोहित वर्मा, ये सब जब ख़त्म हो चुके थे, जब इनको एनकाउंटर कर दिया था, किसी को पकड़ लिया गया था, तो इसके बाद में ये देखा गया कि छोटा राजन की जो अंडरवर्ल्ड एक्टिविटीज़ थी वो बहुत बुरी तरह हैम्पर हुई थी और उसका पूरा ऑपरेशन जो था वो अब काम ठीक तरह से नहीं कर पा रहा था। होता क्या है यहाँ पे कि हमारी एजेंसीज़ लगातार इसके ऊपर सर्विलांस कर ही रही थी। धीरे धीरे खबरें आती थी कि ऑस्ट्रेलिया में है। तो यहाँ से जितनी पुख्ता जानकारी आई ऑस्ट्रेलियन एजेंसीज़ को बताई। ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस और इंटरपोल, कैनबेरा में जो इंटरपोल है, तो उन्होंने राजन की लोकेशन जो थी उसको पाया कि ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में मौजूद है इस समय पर, और जहां वो नाम बदल कर रह रहा है मोहन कुमार नाम से। तो अब ये एक मेजर डेवलपमेंट था राजन के पूरे केस में कि अब हमें ये भी पता था कि वो मोहन कुमार के नाम से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रह रहा है इस समय पर, एग्जैक्ट इस टाइम पर। तो ये सब चीज़ें बताई गई। इधर राजन भी ये समझ चुका था कि 3 महीने पहले ही उसके ऊपर एक अटैक दाऊद इब्राहिम ने कराया है, छोटा शकील ने कराया, बहुत ही खतरनाक अटैक था। ये दोबारा भी बहुत जल्द हो सकता है, क्योंकि इन लोगों को भी पता है कि वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में डी कंपनी के काफ़ी सारे लोग हैं। तो इस वजह से वो समझ चुका था कि अब उसको ये ऑस्ट्रेलिया जो है वो छोड़ना पड़ेगा। और इसी के बाद राजन ये डिसाइड करता है कि अब वो इंडोनेशिया जाएगा, बाली। दोस्तों, आपको बताएं कि आखिर कैसे पकड़ा गया छोटा राजन बाली में। इसके पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के लिए। आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपने करियर को एक बहुत बड़ी ग्रोथ एआई के साथ देना चाहते हैं तो स्टडी IQ का जेन AI कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा एक इमेज, उसमें जो प्राइस दिख रहा है इस कोर्स का, उस पर बड़ा डिस्काउंट आप पा सकते हैं अगर आप VJ लाइव कोड लगाएंगे जब आप परचेज़ करेंगे इस कोर्स को। ये जो कोर्स है यहाँ पे आपको AI के फ्री टूल्स, ट्रिक्स सब सिखाई जाती हैं। ऑटोमेशन, प्रोफाइल बिल्डिंग, आप खुद का AI स्टूडियो बना सकते हैं। यकीन मानिए स्टूडेंट्स से लेकर प्रोफेशनल्स, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ज़रूरी है ये कोर्स।
एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे आपको भारत के टॉप एआई एजुकेटर्स पढ़ाते हैं। तो ये जो कोर्स है ज़रूर इसको परचेज़ कीजिए अगर आप अपने करियर को एक बहुत बड़ी ग्रोथ देना चाहते हैं। VJ लाइव कोड लगाएंगे तो आपको बड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने एपिसोड में। तो अब साल 2015 और 25 अक्टूबर का वो दिन था जब छोटा राजन सिडनी से सुबह सुबह फ़्लाइट लेता है, गरुड़ इंडोनेशिया की फ़्लाइट बाली जाने के लिए। बाली के डेनपसार एयरपोर्ट पर उसको लैंड करना था इस फ्लाइट को। तो सिडनी से बाली के लिए ये यहाँ पे निकल जाता है इस दिन सुबह सुबह। ऑस्ट्रेलिया पुलिस जो लगातार रेकी कर रही थी, सर्वेलेंस कर रही थी कैनबेरा में मौजूद उनका जो हेडक्वार्टर था, तो वो सीधा कांटेक्ट करते हैं इंडोनेशियन पुलिस से कि इस तरह से एक शख्स है, छोटा राजन इसका नाम है, ये निकला है और आपके यहाँ पहुँचेगा, बाली पहुँचेगा। बाली पुलिस को ये बताया गया था कि 53 साल का एक आदमी है जो कि सस्पेक्टेड है करीबन 15 से 20 मर्डर्स में भारत के अंदर। तो ये इंडोनेशिया बाली पहुंचने वाला है, डेनपसार एयरपोर्ट पर गरुड़ इंडोनेशिया की एयरलाइन से उड़ा है। जैसे ही पहुंचे तो आपको कोऑर्डिनेट करना है हमारे साथ में और इससे पूछताछ करनी है। ये चीज़ उनको बताई गई थी इंडोनेशिया की पुलिस को। बाली पुलिस जो थी वो सीधा कोऑर्डिनेट कर रही थी लगातार इंटरपोल के साथ में, इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ में, CBI के साथ में। ये सब पूरा ओवरऑल जॉइंट ऑपरेशन था। आप देखिए अक्टूबर 25 दोपहर के 2 बजे गरुड़ इंडोनेशिया की ये जो फ्लाइट थी ये बाली में लैंड होती है, DPS में, यानी कि डेनपसार एयरपोर्ट के ऊपर। जब लैंड हुई पैसेंजर्स निकले सारे, उसमें छोटा राजन भी निकला। इमिग्रेशन के लिए आगे बढ़ा। इमिग्रेशन में जनता, जो आम जनता खड़ी थी, उन्हीं के साथ में लाइन में लग जाता है। लोग नहीं जानते थे कि ये कौन है, जबकि आप देखिए कि वहाँ पे उस लाइन में काफ़ी सारे इंडियंस होंगे और इसके नाम से इसको जानते होंगे छोटा राजन, लेकिन शक्ल किसी ने देखी नहीं, किसी को पता नहीं था उस समय तक। तो ये उनके साथ में ही उस लाइन में आम जनता के साथ लग जाता है। इतने में बाली पुलिस की एक टीम वहाँ पर पहुँचती है उस लाइन में, देखती है कि कहीं ना कहीं यही शख्स वो लग रहा है जिसके बारे में बताया गया था। उसको कहती है कि आप लाइन से बाहर आइए, अपने बारे में बताइए हमें। उसका पासपोर्ट लिया जाता है पुलिस की टीम्स के द्वारा और उसके बाद उससे नाम पूछा जाता है कि आपका नाम क्या है। अब उसका नाम उस पासपोर्ट पे मोहन कुमार था, तो छोटा राजन को मोहन कुमार ही कहना चाहिए था, लेकिन वो अचानक से ये बोल देता है जो उसका असली नाम था, राजेंद्र निखलजे। जैसे उसने राजेंद्र निखलजे कहा और उसके बाद में खुद को करेक्ट करते हुए अचानक से कहा नहीं मोहन कुमार, तो बाली पुलिस अलर्ट हो चुकी थी, अथॉरिटीज़ अलर्ट हो गई थी। उन्होंने सीधा उसको क्वेश्चन रूम में ले गए, वहाँ पे जाके क्वेश्चनिंग करना शुरू की। बाली पुलिस ने इसके बाद जो उनको आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस दिया हुआ था, इंटरपोल के पास जो उसके फिंगरप्रिंट्स थे, फिंगरप्रिंट टेस्ट एक छोटा राजन का सैंपल्स थे, तो उसमें 18 ऐसे पॉइंट्स थे फिंगर के जिसमें से 11 मैच होते हैं छोटा राजन से। जो ये पूरा रेड कॉर्नर नोटिस में मैचिंग के लिए दी गई थी सैंपल्स छोटा राजन के फिंगरप्रिंट्स के, उसमें से 11 पॉइंट मैच होते हैं और इसके बाद ये कंफर्म हो जाता है यहाँ पे कि ये मोहन कुमार नहीं, ये राजेंद्र सदाशिव निखलजे है उर्फ छोटा राजन है, जो कि मोस्ट वांटेड है इंडिया में। और फाइनली उसको एक जॉइंट ऑपरेशन में पकड़ लिया गया है। तो फाइनली करीबन 25 साल अंडरग्राउंड रहने या कहें फरार रहने या कहें भागने के बाद CBI और इंटरपोल के एक जॉइंट ऑपरेशन में, जिसमें ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने, इंडोनेशियन पुलिस ने, बाली पुलिस ने बहुत शानदार काम करके दिखाया। एक जॉइंट ऑपरेशन कोऑपरेशन जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया का इस ऑपरेशन में दिखाया वो काबिल तारीफ़ था। फाइनली हमने छोटा राजन को यहाँ पे पकड़ लिया। जैसे ही भारत को ये बात पता चलती है पूरी तरह, तो दिल्ली से एक स्पेशल मल्टी एजेंसी टीम जो थी वो बाली के लिए सीधा यहाँ से रवाना हो जाती है। इंडिया और इंडोनेशिया के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और जो डिपोर्टेशन है तो उसको डिपोर्ट करने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना कोई भी करना नहीं पड़ा, बहुत ही ईजी प्रोसेस था ये पूरा का पूरा। तो भारत की टीम भी वहाँ पे पहुँच गई थी, लेकिन डिपोर्टेशन में 2 दिन का डिले हुआ। अब ये डिले किसी एजेंसी की वजह से या दोनों देशों के बीच की वजह से नहीं हुआ था, ये नेचर की वजह से हुआ था, प्रकृति की वजह से हुआ था। हुआ क्या कि 2 दिन डिले इसलिए हुआ था क्योंकि इंडोनेशिया के पास ही, इंडोनेशियन एक आइलैंड के ऊपर वोल्केनिक इरप्शन हो गया, जिसकी वजह से जो फ़्लाइट्स थी वो 2 दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी, फ़्लाइट्स नहीं उड़ सकती थी। तो इसकी वजह से 2 दिन वहाँ पे रहना पड़ा इंडोनेशिया में हमारी एजेंसीज़ को। और आखिरकार 2 दिन के बाद में जो हमारी 7 लोगों की टीम यहाँ से गई थी, दिल्ली से रवाना हुई थी, जिसमें दिल्ली पुलिस एलीट स्पेशल सेल के ऑफिसर्स थे, मुंबई क्राइम ब्रांच के ऑफिसर थे, ये सभी इंडियन एयरफोर्स के गल्फ स्ट्रीम 3 एयरक्राफ्ट में छोटा राजन को बिठाकर भारत वापस लाते हैं। प्लेन जो था वो पालम एयरपोर्ट पर लैंड करता है। प्लेन जब यहाँ पे लैंड हुआ, इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद राजन जब नीचे उतरा है तो उसने ज़मीन को चूमा, उसके बाद आगे बढ़ा। मीडिया से बचाना था, फ़ोटोज़ और बाकी कुछ खतरे भी हो सकते थे, क्योंकि भारत अब राजन आया है तो उसके काफ़ी सारे दुश्मन भी यहाँ पे मौजूद थे। तो बचाने के लिए बहुत चतुराई से इस तरह उसको, उसके काफ़िले को निकाला गया, यानी उसको अंदर बिठा के उन गाड़ियों में, कि 3-4 सेम तरह की गाड़ियाँ रखी गई थी। कब असली गाड़ी जिसमें छोटा राजन था वो निकल गई, मीडिया को पता भी नहीं चला। तो ये चकमा देना ज़रूरी था, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा भी हो सकता था जो छोटा राजन को भारत में टारगेट करता।
तो पूरा दुनिया की निगाहें हम पर उठती कि एक शख्स जिसको आप यहाँ पे डिपोर्ट करके लाए, उसके बाद वो यहाँ पे मारा गया। तो खैर ये चीज़ें नहीं होने देनी थी। इस वजह से 3-4 ऐसी गाड़ियाँ थी सेम तरह की लगने वाली, तो लोग चकमा खा गए। पहले ही छोटा राजन को एयरपोर्ट से सीधा CBI के हेडक्वार्टर पहुँचा दिया गया था। उस पर जितने केसेस थे, इसके बाद इन पर सुनवाई होना शुरू होती है, फिर सज़ा होती है। अब इस समय पर जो छोटा राजन है वो करंटली भारत के हाईएस्ट सिक्योरिटी प्रिजन जेल, तिहाड़ जेल के अंदर जेल नंबर 2 में मौजूद है। वहाँ पे उसको रखा गया है। एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग, जब ये इसका अरेस्ट हुआ और ये भारत इसको लाया गया, तिहाड़ जेल भेजा, तब जैसे ही वो लैंड हुआ था भारत में, तब एक प्रिजन के जो तिहाड़ जेल के ऑफिसर्स हैं उनके पास एक मैसेज आया था, एक SMS रिसीव हुआ था। इसको रिपोर्ट में ही बताया गया। उसमें लिखा हुआ था कि कितने दिन तक इसे सेव करके रखोगे, इसे मौत से बचाओगे, एक ना एक दिन हम इसका द एंड जो है, दी एंड है, वो लिख ही देंगे। और ये मैसेज किसी और ने नहीं, छोटा शकील ने भेजा था दाऊद इब्राहिम के कहने पर। तो ये ओवरऑल एक कहानी थी, किस तरह से हमारी एजेंसीज़ ने, जो CBI और इंटरपोल का एक जॉइंट ऑपरेशन रहा, कैसे 25 साल से भाग रहे छोटा राजन को, मोस्ट वांटेड गैंगस्टर को पकड़ कर लाए हैं। तो ये आज का एपिसोड। अपने व्यू पॉइंट ज़रूर बताइएगा, कमेंट में जय हिंद ज़रूर लिखिएगा। आपके व्यू पॉइंट बहुत मायने रखते हैं, मैटर करते हैं। कमेंट कीजिएगा, बताइएगा। और अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।